हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है। यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और ये स्पेशली पीटी के लिए है। यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 95 परसेंटाइल से भी अधिक लाना है तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न पेपर का सेट है। यहाँ पर हम लोग इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारे पॉइंट क्लियर करेंगे और इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स का पूरा रिवीजन कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे, पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसी सेट का एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, तो आपका क्या होगा कि डबल रिवीजन होगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं पेट की तो हमसे जुड़ें और हम आपको पर डे एक सेट लाएंगे और उसका एक प्रैक्टिस सेट। इससे आपका जीएस में अच्छा खासा स्कोर आएगा और यूपी जीके भी पढ़ाएँगे, मतलब सब चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। तो कह रहा है कि कौन-सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो अल्टीमेटली ये पूछा जा रहा है कि जब मराठा साम्राज्य हो, जब पेशवाओं ने राज्य किया तो कौन सी राजधानी थी? तो राजधानी थी, पेशवाओं की राजधानी थी पूना या पुणे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि मराठा साम्राज्य क्या था और कौन-कौन से उसके शासक रहे और क्या कहानी रही, इसको जानते हैं। इसी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर हम मराठा की बात करें तो मराठा साम्राज्य में पहले शासक रहे शिवाजी। ठीक है। शिवाजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या एग्जाम ओरिएंटेड बनेंगे, तो इनका जन्म याद रखेंगे 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के पिताजी का नाम अगर बात करें तो शाहजी भोसले। क्लियर। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम है। इनकी माता का नाम जीजाबाई। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। इनका संरक्षण किसने किया? संरक्षक की बात करें तो दादोजी कोंडदेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि शिवाजी के संरक्षक निम्न में से कौन थे? तो दादोजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसके अलावा पुरंदर की संधि पूछी जाती है, कब हुई और किन किन के बीच में हुई? पुरंदर की संधि की अगर हम बात करें तो ये 1665 ईस्वी में हुई और ये शिवाजी और मुगल शासक औरंगजेब के बीच में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। क्योंकि आजकल कहीं संधियां दी जाती है और मैचिंग ईयर पूछी जाती है, तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल शासक औरंगजेब के बीच में हुई। अब पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ पर हुआ था राज्याभिषेक? याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? रायगढ़। और मोस्टली जिस शासक का राज्याभिषेक जहाँ होता है वो वहीं उसको राजधानी बना लेता है। तो शिवाजी के समय मराठाओं की राजधानी जो थी वो कौन थी? रायगढ़ थी, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पूछा जाता है कि शिवाजी के समय राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ और 1674 ईस्वी में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा तोरड़ का किला जीता। तो शिवाजी ने तोरड़ का किला कब जीता अगर ये पूछा जाए तो ये कहेंगे 1646 ईस्वी में तोरड़ का किला जीता। पुरंदर की पुरंदर का किला इन्होंने 1648 ईस्वी में जीता। क्लियर है। शिवाजी की अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान थे। पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में या किस मराठा शासक के शासनकाल में अष्टप्रधान थे? तो आप बताएंगे शिवाजी के शासनकाल में थे। ये प्रश्न पूछे गए जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो अष्टप्रधान कौन कौन थे, इसको बात याद रखते हैं। अष्टप्रधान का मतलब 8 पद थे जो इंपॉर्टेंट थे। पेशवा उनमें सबसे उच्च पद था। इन अष्टप्रधान में पेशवा उच्च पद था। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा पद था यहाँ पर सर ए नौतब। सर ए नौतब का मतलब सैन्य विभाग का प्रमुख। ये भी पॉइंट याद रखेंगे।
तो मराठा साम्राज्य में सर नौबत का मतलब क्या था या किस प्रकार का प्रमुख था? ये सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे, याद रखेंगे। अमात्य या मजू मजमुआदार। अमात्य मजमुआदार जो है वो राज्य की आय व्यय को देखता था, ये पद था एक। सचिव का मतलब इसको चिटनीस भी कहा जाता है, ये पद था। सुमंत या दबीर वो व्यक्ति होता था जो या ऐसा पद जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य में सुमंत किस प्रकार की देखरेख करता था या दबीर विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अष्टप्रधान में एक पद था बाकिया या जिसे हम नवीस कहते हैं। 7वां पद था पंडित राव और 8वां पद था न्यायाधीश। अभी जो 8 पद हैं या अष्टप्रधान हैं, इनमें से पंडित और न्यायाधीश इन्हें सैन्य सेवा नहीं देनी होती थी, बाकी सभी को देनी होती थी। मतलब ये 2 पद ऐसे थे जो सैन्य सेवा नहीं देते थे, बाकी ऊपर के जो 6 पद हैं इनको सैन्य सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में कैद किया था, इस बात को याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद किया था? इन्होंने इनको आगरा में कैद किया था, इस बिंदु को याद रखेंगे। 1666 ईस्वी में शिवाजी कैद से फरार हो गया था। तो कब शिवाजी औरंगजेब के कैद से फरार हुए थे? 1666 ईस्वी में, इस ईयर को याद रखेंगे। इसके अलावा राजा राम कौन है? शिवाजी का छोटा पुत्र कौन था? राजा राम, जिनको कोंकण का क्षेत्र दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपने किस पुत्र को कोंकण का क्षेत्र दिया था? तो राजा राम को दिया था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम मराठा साम्राज्य के जो शासक रहे, शिवाजी के बाद जो शासक आए वो आए संभाजी। ठीक, मेनली कौन आए? संभाजी। ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे। संभाजी की अगर हम बात करें तो 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक का जो समय रहा वो संभाजी का शासनकाल रहा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। पूछा जाता है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी बने, इस बात को याद रखेंगे। संभाजी ने अपना पेशवा किसे बनाया? संभाजी जब आए तो इन्होंने अपना पेशवा नीलोपंत को बनाया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो संभाजी ने अपना पेशवा नीलोपंत को बनाया। अपना मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया? संभाजी ने अपना मुख्य सलाहकार कवि कलश को नियुक्त किया था, याद रखेंगे। इसके अलावा 1689 ईस्वी में संगमेश्वर का युद्ध। तो पूछा जाता है कि संगमेश्वर का युद्ध कब हुआ? 1689 ईस्वी को संगमेश्वर का युद्ध हुआ। और इस संगमेश्वर के युद्ध में मुबारक खान ने संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा कि संभाजी की हत्या किस युद्ध में हुई? तो संगमेश्वर युद्ध में हुई 1689 ईस्वी में। और किसने की? मुबारक खान ने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संभाजी की अगर हम पत्नी की बात करें तो येसुबाई इनकी पत्नी का नाम है। इनके पुत्र थे साहू जी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि साहू जी के पिताजी कौन थे? संभाजी, या संभाजी के पुत्र थे आपके साहू जी। संभाजी ने अष्टप्रधान को नष्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मराठा शासक ने जो शिवाजी द्वारा बनाया गया अष्टप्रधान को नष्ट किया? तो संभाजी ने नष्ट किया, इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो राजा राम है, जो शिवाजी के पुत्र थे, छोटे पुत्र, ये फिर शासक बने 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ठीक है, राजा राम को कहा जाता है क्या? कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक। राजा राम एक ऐसा शासक था जो कभी सिंहासन पर बैठा ही नहीं, ये इधर उधर भागता ही रहा। संभाजी की राजा राम की पत्नी की अगर हम बात करें तो ताराबाई इनकी पत्नी का नाम है। इनका पुत्र थे आपके शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय किन के पुत्र हैं? राजा राम के पुत्र हैं, याद रखेंगे। अभी जो ताराबाई और शिवाजी द्वितीय, इन दोनों ने राजा राम की मृत्यु के बाद पद संभाला 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, 1700 से लेकर 1707 का दौर मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा समय मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है? तो 1700 से लेकर 1707 ईस्वी का जो काल रहा है वो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं साहू जी की। साहू जी जो संभाजी के पुत्र हैं, 1707 से लेकर 1749 तक ये मराठा साम्राज्य के शासक रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खेड़ का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? साहू जी और
ताराबाई। ताराबाई ये जो राजा राम की पत्नी है, इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, कब हुआ, 1707 में खेड़ का युद्ध। फिर साहू जी का राज्याभिषेक भी पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। सतारा इनका राज्याभिषेक हुआ, और हमने पहले ही बताया कि जहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता था ये वही राजधानी बना लेते थे, तो सतारा इनकी राजधानी बनी। तो साहू जी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, सतारा में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि साहू जी जब शासक बने तो इनकी राजधानी क्या थी। तो साहू जी की राजधानी थी, जब शासक बने तो मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा थी, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में प्रथम 3 पेशवा कौन हुए थे, उनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेशवा बने थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक रहे। बालाजी विश्वनाथ के बाद बने बाजीराव प्रथम। क्लियर है, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। बालाजी विश्वनाथ के बाद बने बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक, ये याद रखेंगे। फिर बाजीराव प्रथम के बाद बने बालाजी बाजीराव बने, ठीक है। बालाजी बाजीराव, जिनको हम नाना साहब भी कहते हैं, याद रखेंगे, 1740 से लेकर 1761 तक, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें बालाजी बाजीराव के बारे में जानें, तो ये 1740 से लेकर 1761 तक बालाजी बाजीराव शासक बने। इनका प्रसिद्ध नाम क्या है, नाना साहब। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, जो कानपुर के बिठूर में ज़्यादा समय व्यतीत किया। यह अपनी राजधानी सतारा से पूना ले गए। अब देखो, ये तो प्रश्न पूछा गया था कि ये जो पेशवा हैं, बालाजी बाजीराव पेशवा थे। पहले सतारा राजधानी किनके शासनकाल में थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि साहू जी के शासनकाल में सतारा राजधानी थी। इसके अलावा जब ये बालाजी बाजीराव बने तो इन्होंने अपनी राजधानी पूना या पुणे में शिफ्ट कर दी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के समय से पेशवा वास्तविक शासक बन गए। तो किनके शासनकाल से ही पेशवा एक वास्तविक शासक बने, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल से बने, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथों में था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा साम्राज्य का शासक या शासन किनके हाथों में था या कौन थे, तो ये ताराबाई थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी जाना जाता है या जाने जाने लगा, जिन का मतलब क्या होता है, तो जिन का अर्थ जैन धर्म में होता है विजेता। क्लियर। किस प्रकार का विजेता, जिसने अपने मन वाणी एवं काया को जीत लिया हो, उनको हम विजेता कहते हैं, और उनको जैन धर्म में जिन कहा जाता है। ठीक है। अब हम जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जिनका मतलब क्या होता है, विजेता, ये आपने जान लिया। और ये भी पूछा जा सकता है विजेता का मतलब क्या है, जिसने अपने मन वाणी एवं काया को जीत लिया हो। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में चीजें सेट होने लगे, घूमने लगे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ये आप भी जानते होंगे। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। तो 24 तीर्थंकर में पहले जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभदेव थे, इस बात को याद रखेंगे। 23वें भी पूछे जाते हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और ये जो अब वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं 5 महाव्रत, उन 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत जो दिए थे वो पार्श्वनाथ ने ही दिए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 महाव्रत किसने दिए हैं, पार्श्वनाथ ने दिए हैं। और इनमें 5वां जोड़ दिया था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इस बात को याद रखेंगे, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। 24वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, महावीर स्वामी हुए, इस बात को याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म भी पूछा जाता है। तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, ये याद रखेंगे।
इनके पिताजी का नाम की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है, याद रखेंगे। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम इनकी यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद जो थे वो थे जमाली। क्लियर है? महावीर स्वामी के 11 अनुयायी थे। इन 11 अनुयायियों को गणधर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता था? गणधर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे। महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे? याद रखेंगे, महावीर स्वामी के शिष्य की अगर हम बात करें, मक्कली पुत्र गोसाल। क्या नाम है? मक्कली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने किस उम्र में गृह त्याग किया? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में या 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था, गृह त्याग किया था। इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, इसको याद रखेंगे, और कितने साल इन्होंने तपस्या की, इस बात को भी याद रखेंगे। इनको ज्ञान प्राप्त की बात करें तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैबल्य कहा जाता है। क्लियर है? 12 वर्ष तपस्या के बाद 30 वर्ष इन्होंने घर छोड़ा, 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तपस्या की, तो 30 और 12 हो गए 42 वर्ष। तो इनको ज्ञान प्राप्ति को किस आयु में हुई? 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी कि कैबल्य की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे। अब ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये किस स्थान पर हुई है, ये भी बिंदु याद रखेंगे। इनको जंबिक ग्राम में हुई। किस गांव में हुई? जंबिक ग्राम में हुई, जो ऋजुपालिका नदी के किनारे। इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी पूछा जाएगा। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिक ग्राम, और वृक्ष के नीचे अगर हम बात करें तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, इसको याद रखेंगे। ये बिंदु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी। मृत्यु का स्थान अगर हम बात करें, किस जगह इनकी मृत्यु हुई, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। मल्ल राजा के यहाँ हुई थी, जिनका नाम है सुष्टपाल। ठीक है, तो पावापुरी के जो मल्ल राजा थे जिनका नाम सुष्टपाल, इनके यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जाने जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? जैन धर्म की प्राकृत भाषा थी, इस बात को याद रखेंगे, जबकि बौद्ध धर्म की पाली थी। ठीक है, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? इनको आगम भी कहा जाता था। इसके अलावा जैन धर्म में 2 संगतियां हुई। जैन धर्म में कितनी संगतियां हुई? 2 हुई, जबकि बौद्ध धर्म में हम लोगों ने 4 संगतियां पढ़ी थी। वो जैन धर्म में कौन कौन सी 2 संगतियां हुई, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पहली संगति का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो जैन धर्म की पहली संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। इस समय अध्यक्ष कौन था इस संगति का? स्थूलभद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। शासक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त शासक थे, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रथम जैन संगति में ही आपका जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो उत्तर भारत में चले गए, दिगंबर दक्षिण भारत में चले गए। श्वेतांबर का मतलब श्वेत सफेद वस्त्र पहनने वाला, और दिगंबर मतलब वस्त्र ही ना पहनने वाला, नग्न अवस्था में रहने वाले। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो किस संगति में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ? प्रथम जैन संगति में हुआ, याद रखेंगे। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूलभद्र और शासक कौन था? चंद्रगुप्त। ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरी हम जैन संगति की बात करें तो दूसरी जैन संगति हुई आपकी बल्लभी में हुई, और बल्लभी कहाँ पर? गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करें कुछ और जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में कुल कितने पापों की कल्पना की गई है? तो जैन धर्म में टोटल 18 पापों की कल्पना की गई है, इस बात को याद रखेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किस तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह अगर हम बात करें तो वृषभ, देखो ऋषभ और वृषभ लगभग एक जैसा साउंड दे रहा है ना, तो ऐसे याद रखेंगे। ऋषभ का वृषभ आपका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अजित नाथ की बात करें, अजित नाथ दूसरे तीर्थंकर थे, इस बात को याद रखेंगे, और इनका था गज। गज मतलब हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह था, याद रखेंगे। अजित नाथ का क्या था? गज मतलब हाथी। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें, जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका सर्पफन। ठीक है, सर्पफन। देखो पार्श्व में ये रा ऊपर उड़ा हुआ है, यहाँ पर भी रा ऊपर उड़ा हुआ है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्पफन है। और महावीर स्वामी तो महावीर हैं, और जो आपकी सिंह की सवारी करते हैं, मतलब सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है, इस बात को याद रखेंगे।
उम्मीद करता हूँ जनधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ये इनको याद कर लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब अशोक के शिलालेखों में ये बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, उसके बाद 4 अन्य और प्रांतीय केंद्र थे, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इन 5 में से कौन-सा नहीं था? तो पहले हमें वो 5 पता होंगे तभी ये हम कर पाएँगे, ठीक है? तो याद कर लेंगे कि उन 5 में से इंद्रप्रस्थ नहीं था, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में इंद्रप्रस्थ ही दिया जाए, हमें वो 5 याद होने चाहिए, उसके अलावा जो भी आएगा वो हम टिक कर देंगे, ठीक है? तो पहले हम इंद्रप्रस्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में कुरु एक महाजनपद था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इस बात को इतना याद रखेंगे। क्लियर है? अब हम थोड़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, फिर हम धीरे-धीरे इन 5 जो राजनीतिक केंद्र हैं, इन पर आएँगे। क्लियर है? तो आराम से आप प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो पहले ये भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले कौन-सा वंश था? तो मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश था और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। किनको हराया था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। मौर्य साम्राज्य जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, तो इनकी राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम याद रखेंगे। एटलीस्ट कम से कम ये 4 तो याद रखेंगे ही रखेंगे। तो मौर्य वंश के प्रथम शासक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, इस बात को याद रखेंगे। बिंदुसार के बाद आए आपके अशोक, ठीक है? 273 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। फिर अशोक के बाद आए कुणाल, 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आए दशरथ, फिर आए संप्रीति, शालीशुक, देववर्मन, सतधनवंत और आपके बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जाता है कि कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक है? तो बृहद्रथ अंतिम शासक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आप ये 10 याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन इसके शासक नहीं है? तो इन 10 के अलावा जो भी होगा वो इसका शासक नहीं होगा, आप टिक कर लेंगे, ठीक है? तो इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करें ये कुछ पॉइंट। वैसे तो अशोक के सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अगर अशोक के हम अभिलेखों को देखें तो जितने के अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो पूछा जाएगा कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्ट लिपि में लिखे हुए हैं? शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। ये अभिलेख हैं कहाँ पर? ये अगर हम प्राप्त स्थान की बात करें तो शाहबाजगढ़ी आपका पेशावर में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मानसेहरा आपका हजारा पाकिस्तान में। ये 2 पाकिस्तान में इनके अभिलेख हैं और किस भाषा में लिपि में है? खरोष्ट लिपि में है। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर जैसे उर्दू लिखी जाती है इस टाइप से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाने वाली है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम पॉइंट की बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। तो इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लाया? इलाहाबाद किले में रखा गया, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा रखा गया। रखवाया किसने? जहांगीर ने। शासक कौन थे उस टाइम? अकबर। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन की अगर हम बात करें तो अशोक ने किया। ये बिंदु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या की बात करें तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? ये भी पूछा जाता है। तो 14
14 संख्या है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांत। पहले मौर्यकालीन प्रांत कितने थे? 4 थे। फिर बाद में अशोक ने एक प्रांत को और जोड़ दिया, तो टोटल मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत हो गए? 5 प्रांत हो गए, और ये पांचों ही प्रांत इंपॉर्टेंट थे और इनकी राजधानियां कहाँ की थी, याद रखेंगे। उन 5 प्रांत में आपका तक्षशिला, तक्षशिला जो था वो उत्तरापथ की राजधानी था, ये भी याद रखेंगे। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी, ये आपके उन 5 प्रांतों में से एक है। सुवर्णगिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वर्णगिरी आपका दक्षिणापथ की राजधानी था, ये भी एक आपका प्रांत था। उज्जैनी इंपॉर्टेंट है, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, ये वहाँ का एक मुख्य प्रांत था। पाटलिपुत्र जो कि राजधानी भी था, ये आपका मध्य देश यानी कि मध्य देश को प्राची भी कहा जाता है, कि राजधानी कौन थी? मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र थी। पांचवा जो जोड़ा तोसली, ये अशोक ने जोड़ा, कब? ये कलिंग की राजधानी है, याद रखेंगे। तो तोसली जोड़ा गया किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जोड़ा गया है। ये 4 पहले से ही थे। तो मौर्यकालीन प्रांत कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से हो गए? तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और तोसली। ठीक है, इनमें कोई और अगर आए ऑप्शन में तो आप कर सकते हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा, जो अगर नहीं पूछता है। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखेंगे कि मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, इस बिंदु को याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा प्रश्न क्या पूछा गया था, इसकी अगर हम बात करें तो पूछा गया था कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे, इन्होंने व्यास और शतरुंज के साथ वार्ता की, संवाद की, याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में बताया जाता है कि व्यास और सतलुज नदी में के साथ विश्वामित्र की वार्ता हुई या संवाद हुआ, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में नदी और उनके प्राचीन नाम क्या थे, ये देखें। तो सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये पूछे जाते हैं। सतुद्री नदी है, याद रखेंगे। ब्यास नदी को पहले बिपाशा नदी कहते थे। रावी नदी का पुराना नाम आपका परुष्णी नदी है। झेलम नदी का बितिस्ता है। चिनाब नदी का अस्किनी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में पूछे जाते हैं कि किसका क्या पुराना नाम है, ये याद रखेंगे। अगर हम ब्यास नदी की बात करें, चूंकि ऑप्शन में ब्यास के बारे में डिस्कस किया गया, तो ब्यास की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास कुंड से होता है, और ये कहाँ पर? रोहतांग दर्रा के पास। और कहाँ पर? रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, इस बात को याद रखेंगे। ये जो ब्यास नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पता चला कि कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखेंगे। हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है पूछेंगे, तो ब्यास नदी आपकी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। सतलुज नदी पर मिलती है जाकर, कहाँ पर? हरिके नामक स्थान पर। और यहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है। तो पूछा जाता है कि हरिके बैराज किस 2 नदी के संगम पर है? ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। इस हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस बैराज से हुआ? हरिके बैराज से हुआ, याद रखेंगे। ब्यास नदी का प्रवाह केवल और केवल भारत में होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है, या राक्षस ताल झील से होता है, जो तिब्बत के पठार पर है। ये भारत में सिपकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। और ये सिपकला दर्रा है कहाँ पर? ये सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम सतलुज नदी की कुल लंबाई की बात करें जहां से ये निकलती है, तो टोटल लेंथ इसकी 1450 किलोमीटर है। लेकिन भारत में सिर्फ इसकी लंबाई देखें तो इसकी 1050 किलोमीटर केवल भारत में इसकी लंबाई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न क्या पूछा था कि 1772 में किसकी सूबेदारी राजा सवाई राजा जय सिंह को दी गई? कहाँ की सूबेदारी राजा सवाई राजा जय सिंह को दी गई, याद रखेंगे। तो 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी राजा जय सिंह को दी गई, इसको याद रखेंगे। ये राजा जय सिंह को सूबेदारी किस शासक ने दी? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। मोहम्मद शाह की अगर बात करें तो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक ये मुगल शासक रहे।
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी। कह रहा है कि ये संविधान सभा है, ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी। ब्रिटिश जैसा चाहते थे वैसे ही ये काम कर रही है, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। मतलब तो ये किसने कहा, ये किसने प्रेरित किया? तो सोमनाथ लाहिड़ी ने प्रेरित किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन में क्या था, सरदार वल्लभ भाई ऑप्शन में दिए गए थे, ये पॉइंट याद रखेंगे, सोमनाथ लाहिड़ी है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखेंगे। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इस बिंदु को याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, टाइटल कब मिला? इनको बारडोली सत्याग्रह के उपलक्ष्य पर विजय के बाद इनको जो है सरदार का टाइटल 1928 ईस्वी में मिला। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किनके द्वारा दिया गया ये सरदार का टाइटल? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो आप महिलाओं द्वारा भी आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा झंडा सत्याग्रह से संबंधित कौन है? झंडा सत्याग्रह स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1923 में। कहाँ से? नागपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। झंडा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल 1923 नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है किसी सेशन की? हाँ। तो कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब? 1931 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इस बात को याद रखेंगे। इसी कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट प्रस्तुत किया था किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस बिंदु को याद रखेंगे। बाकी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, केवड़िया नामक स्थान पर, गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे। अभी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनको किसने बनाया? तो रामबी सुतार द्वारा बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, रामबी सुतार। इस स्टेच्यू की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 182 मीटर ऊंचा है। अगर हम फीट में देखें तो 597 फीट ऊंचा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नारा है, याद रखेंगे, कर मत दो। कर मत दो यानी कि टैक्स ना दो, ये किनका नारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इतने बिंदु सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगले ऑप्शन में दिया गया था सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सी राजगोपालाचारी आप सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं, इसको याद रखेंगे। ये कब से कब तक बने थे? तो 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के जो गवर्नर जनरल के रूप में काम किया तो सी राजगोपालाचारी ने किया। सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम है CR फार्मूला। तो CR फार्मूला कब दिया गया ये ईयर पूछा जाता है। 1944 में CR फार्मूला दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ, इसको याद रखेंगे। किन्होंने किया? CR दास। CR दास का मतलब है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इस स्वराज पार्टी में अध्यक्ष कौन थे इस पार्टी के? CR दास थे। जबकि अगर महासचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव या महासचिव थे। ठीक है, ये जो स्वराज पार्टी है ये पॉइंट पूछा जाता है, कांग्रेस खिलाफ पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। ये कांग्रेस की नीतियों के विरोध में इसको गठन किया गया था। अब हम CR दास के बारे में डिस्कस करें, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं। अगर हम CR दास की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? CR दास है, ये पॉइंट पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। तो CR दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 में CR दास की डेथ हो गई थी। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखेंगे, 1923-24 में नगर पालिका चुनाव हुए थे। सन 1923-24 में नगर पालिका चुनाव हुए थे। तो ये कहाँ के मेयर बने थे? तो इन नगर पालिका चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे, ये बिंदु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो कहाँ के ये मेयर चुने गए थे? कलकत्ता के चुने गए थे। कब? 1924 में कह सकते हैं, या 1923-24 में। सियादास को उपाधि दी जाती है, किस नाम से भी जाना जाता है? सियादास को देश बंधु कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू की, अगर हम बात करें, तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये कब की थी प्रस्तुत? 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, याद रखेंगे। इस रिपोर्ट को अधिकारों का बिल भी कहा जाता है, इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय के साथ किया। तो इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। और मदन मोहन मालवीय ने कब? 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को। ये पिताजी हैं किनके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी रह चुके नहीं, मतलब थे ये, ठीक है। तो याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? तो 6 मई 1861 ईस्वी को आगरा में इनका जन्म हुआ, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। कब? 6 मई 1861, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की? हाँ, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की, इस बात को याद रखेंगे, नंबर भी पूछे जाते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कौन-कौन सा? 1919 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर अधिवेशन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1919 का अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसके अलावा 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, ठीक है, याद रखेंगे। इनके अगर हम निधन की बात करें, तो 6 फरवरी 1931 को इनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पर? लखनऊ में। इनके पिताजी का नाम गंगाधर था, याद रखेंगे। और आनंद भवन किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आनंद भवन कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। और ये किसने बनवाया? ये मोतीलाल नेहरू द्वारा ही बनवाया गया, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। तो वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय, इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? ये आपके विट्ठल भाई पटेल हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन, कह रहा कि कांग्रेस का उस अधिवेशन का नाम बताना है जहां पर महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त किया था। तो किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में किया था, ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि हमें स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में इन्होंने आश्वस्त किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट आया असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे और स्वराज शब्द के बारे में जानेंगे, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं। अगर हम असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, तो ये प्रारंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ वर्ष पूछे जाती है। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे, कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। दिसंबर ही 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सी विजयवाड़ा चेरियाल इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी बिंदु याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये अधिवेशन कब समाप्त हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद ये समाप्त कर दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम जो शब्द आया था वहां पर स्वराज, स्वराज का मतलब क्या है ये भी पूछा जाता है। स्वराज शब्द का मतलब होता है स्व और राज। स्व का मतलब स्वयं का राज होना चाहिए, तो स्वयं का शासन, ठीक है, स्वयं का शासन आपका स्वराज शब्द कहलाता है, इसको याद रखेंगे। ये जो स्वराज शब्द है सर्वप्रथम किसने इसको गढ़ा या क्वाइन किया या किसने दिया? स्वराज शब्द की अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द दिया गया है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट पूछा जाता है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के मंच पर या कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया?
तो आप कहेंगे कि 1900 से कलकत्ता अधिवेशन दादाभाई नौरोजी। क्लियर है? इसके अलावा स्वराज से संबंधित एक वक्तव्य है जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बिंदु को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न अच्छा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक पूछा है कौन था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। देखो प्रश्न में ही कुछ हमें याद करने लायक जानकारी मिलती है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बादशाह खान किसे कहा जाता है और या खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है। तो खुदाई खिदमत खान या बादशाह खान अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है बादशाह खान कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां की अगर हम बात करें, इनसे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि किनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, याद रखेंगे। पख्तून नाम की पत्रिका किनकी है? ये भी पूछा जाता है। तो पख्तून पत्रिका खान अब्दुल गफ्फार खां की है। लाल कुर्ती संगठन किनका है? लाल कुर्ती संगठन जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो यहाँ पर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहे हैं। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इस बात को याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट पीरियड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कहने का मतलब है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 1940 से लेकर 1945 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे, इसको भी याद रखेंगे। अल हिलाल, इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल किनकी पत्रिका है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक पत्रिका है, एक जर्नल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम किनकी पुस्तक है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, कब हुआ गठन और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप अब ये जानते हैं कि गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ। और ये कहाँ पर इसका गठन किया गया था? इसका गठन सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? ये आपका अमेरिका में है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो था वो आपके सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का गठन आप जानते हैं कि 1913 में हुआ। कहाँ पर हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। किनके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल। अगर लाला हरदयाल ऑप्शन में ना हो तो आप सोहन सिंह भकाना भी आंसर मार सकते हैं। ये दोनों मेन थे, ठीक है। तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल। इसके अलावा इनके सदस्य पूछे जाते हैं कि गदर पार्टी के सदस्यों में कौन कौन थे? करतार करतार सिंह सराभा इसके सदस्य थे। सोहन सिंह भकाना इसके सदस्य थे। विष्णु गणेश पिंगले इसके सदस्य थे और जयमल सिंह ढाका। तो ये 5 मेनली इसके सदस्य थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन गदर पार्टी का सदस्य नहीं था? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये 5 को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा लाला हरदयाल की अगर हम बात करें, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पर किया था? ये भी पॉइंट याद रखेंगे, बर्लिन में कहा किया था। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि सिरोही कुमुदनी या लिली, ये किस राज्य की लिली है? ये सिरोही कुमुदनी जो है केवल और केवल मणिपुर राज्य में मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिरोही कुमुदनी कहाँ मिलती है? मणिपुर में मिलती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें, ये तो पता हो गया कि सिरोही कुमुदनी कहाँ मिलती है, मणिपुर में मिलती है। इसके अलावा मणिपुर से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। लोकटक झील की बात करें तो लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील आपका मणिपुर में, याद रखेंगे। इस लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पर एक और लिली या कुमुदनी पाई जाती है जिसका नाम है जूको लिली। तो जूको लिली कहाँ देखने को मिलती है? जूको लिली भी आपको मणिपुर में देखने को मिलती है और ये कहाँ पर? जूको घाटी में। तो एक पॉइंट ये भी मिला कि जूको घाटी कहाँ पर है? जूको घाटी आपका मणिपुर में है। तो जूको लिली भी कहाँ होगी? मणिपुर में होगी। इस प्रकार को याद रखेंगे। मणिपुर की राजधानी की अगर हम बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर के कुछ फोक डांस की अगर हम बात करें तो पुंगचोलम यहाँ का फोक डांस है, याद रखेंगे। और भी डांस की बात करें तो थांगटा कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। चेराओ आपका एक ट्रेडिशनल डांस है। चेराओ कहाँ का है? तो ये आपका मणिपुर में है। तो पुंगचोलम, चेराओ और थांगटा ये नृत्य कहाँ के हैं? मणिपुर में के हैं। इसको याद रखेंगे। यहाँ के कुछ त्योहार की अगर हम बात करें तो लाई हरोबा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर का एक त्योहार है, इस बात को याद रखेंगे। संगाई हिरन कहाँ मिलती है आपको? संगाई हिरन आपका मणिपुर में देखने को मिलती है और इसको डांसिंग डेयर भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो सिरोही कुमुदनी है ये किस पर्वतमाला में पाई जाती है? ये सिरोही पर्वतमाला में पाई जाती है। तो सिरोही पर्वतमाला कहाँ पर है? मणिपुर में। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। मणिपुर की एक घाटी को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। चावल को कटोरा, मणिपुर की घाटियों को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उड़िया पठार कहाँ पर है? ठीक है। उड़िया नाम से उड़ीसा ना समझना। ठीक है। उड़िया पठार आपका राजस्थान में है। इसको याद रखेंगे। क्लियर है। उड़िया पठार कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। राजस्थान की अगर हम बात करें तो स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, ये स्टेच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की एक मूर्ति है। भगवान शिव की मूर्ति है। कहाँ पर है? स्टेच्यू ऑफ बिलीफ ये आपका राजस्थान में, याद रखेंगे। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ये आप जानते होंगे। यहाँ पर दस्तकारी की वस्तुएं हैं। ठीक है। तो दस्तकारी की वस्तुएं विश्व प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। तो दस्तकारी की वस्तुएं कहाँ की हैं? राजस्थान से संबंधित है। इसको याद रखेंगे। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है देवरी। ठीक है। यहाँ पर ये देवरी लिखा हुआ है और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो जस्ता गलाने का संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में देवरी में है, याद रखेंगे। राजस्थान में एक जगह का नाम है जिसका नाम है खेतड़ी और ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। यहाँ पर कॉपर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में खेतड़ी में है। जस्ता गलाने का संयंत्र आपका देवरी में है, याद रखेंगे। राजस्थान में पशु मेला लगता है जिसका नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा आपको? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में देखने को मिलेगा। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, याद रखेंगे। राजस्थान में आपको मेड़ा जनजाति और ये भील जनजाति मेनली देखने को मिलेंगी। राजस्थान की उर्वर भूमि यानी कि बांगर को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की जो बांगर उर्वर भूमि है उसको रोही कहा जाता है, याद रखेंगे। राजस्थान में आपको सांवर झील देखने को मिलेगी। तो सांवर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी क्या विशेषता है ये देखते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की जल है। इंपॉर्टेंट है, अंतःस्थलीय है। ठीक है। स्थलबद्ध है। कौन सी? सांवर झील, याद रखेंगे। अदरवाइज तटीय झील अगर हम बात करें तो चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको याद रखेंगे। थार मरुस्थल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है, याद रखेंगे। ये जो थार मरुस्थल का अधिकांश भाग कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये देख लें। थार मरुस्थल आपका पंजाब, हरियाणा और गुजरात और राजस्थान इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। अगर हम चोटी की बात करें तो गुरु शिखर कहाँ देखने को मिलती है? गुरु शिखर आपको राजस्थान में देखने को मिलती है और ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये भी याद रखेंगे। और ये आपका 1722 मीटर ऊंची है। माउंट आबू आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है जबकि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है और जयपुर आपका पिंक सिटी कहा जाता है। हवा महल कहाँ आपको आप जानते हैं? राजस्थान जयपुर में, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा ढेबर झील कहाँ देखने को मिलेगी? इंपॉर्टेंट है। ढेबर झील आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। राजसमंद झील आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। डीडवाना झील ये भी इंपॉर्टेंट है। डीडवाना झील कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में देखने को मिलेगी। और नक्की झील ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। ठीक है। रोजी पिंक ग्रेनाइट,
रोजी पिंक ग्रेनाइट कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। ये राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे और भी पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो जब शीत ऋतु की शुरुआत होती है तो जो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण होती है, याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें, आप सब जानते हैं कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु का याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। यहाँ के अगर हम त्योहार की बात करें तो जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का त्योहार है, याद रखेंगे। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंथूरी त्योहार आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पहाड़ियां हैं जो उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? तो जावड़ी पहाड़ी, सेबराई पहाड़ियां, पंचई मलाई पहाड़ियां और सिरुमलाई पहाड़ियां, इंपॉर्टेंट है। ये पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम में, ये तमिलनाडु की सारी पहाड़ियां, याद रखेंगे। क्लियर है? इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। अगेन जाबड़ी, सेवराय, पंचई और सिरुमलाई, क्लियर है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो याद रखेंगे कावेरी जल विवाद पौंडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु में, याद रखेंगे। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कुंडनकुलम एंड कलपक्कम तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ मंदिर अगर हम देखते हैं, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में। इसको बनवाया किसने? ये नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है। गंगेकोंड चोलपुरम, यानी कि चोल शासक ने बनवाया होगा, चोल नाम आ रहा है। तो गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसको राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाशनाथ मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है? कैलाशनाथ मंदिर आपका कांचीपुरम में, और ये आपका नरसिंह बर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है, क्लियर है, याद रखेंगे। नरसिंह देव बर्मन द्वितीय और यहाँ पर नरसिंह बर्मन प्रथम। इसके अलावा रामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आप जानते हैं कि तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु में, याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है। मरुगन मंदिर, इंपॉर्टेंट, मरुगन मंदिर आपका तमिलनाडु में। और शोर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक घाटी देखने को मिलती है जिसका नाम है कंबन घाटी। कंबन घाटी कहाँ पर है? कंबन घाटी तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ये याद रखेंगे। अनामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। ये होगी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी चोटी है, याद रखेंगे। डोडा बेट्टा चोटी तमिलनाडु। इलायची यानी कि जिन्हें हम कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। मन्नार की खाड़ी जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व बनी थी 1989 में, याद रखेंगे। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व कब बनी? 1989 में बनी। और ये यूनेस्को में भी शामिल हुई, कब? 2001 में मन्नार की खाड़ी यूनेस्को में शामिल हुई। मेट्रो परियोजना, इंपॉर्टेंट है। मेट्रो परियोजना कहाँ की है? मेट्रो परियोजना तमिलनाडु की एक परियोजना है, और ये किस नदी पर है? मेट्रो परियोजना कावेरी नदी पर है, याद रखेंगे, क्लियर है। इसके अलावा तमिलनाडु से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, इस बात को याद रखेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, जिसे हम बीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु, याद रखेंगे। तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है।
कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु के बारे में थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है? तो गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती है, याद रखेंगे। बाकी राजस्थान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, ठीक, तो बंदेल चर्च किन्होंने बनवाया? पुर्तगालियों ने बनवाया। भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो बंदेल चर्च जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चर्च से रिलेटेड प्रश्न और पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि कौन सा चर्च कहाँ पर है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चर्च हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा सेंट फ्रांसिस चर्च, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेंट फ्रांसिस चर्च कहाँ पर है? ये कोची में है। कोची कहाँ पर? केरला में है। इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे सेंटो एंटोनियो चर्च भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटो एंटोनियो द्वारा ही बनवाया गया था। और ये वास्को डिगामा की कब्र कहाँ पर है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। वास्को डिगामा की कब्र जो है वो सेंट फ्रांसिस चर्च में है। ये आपका कोचिन केरल में, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला कह रहा है कि द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। सेंट कैथेड्रल चर्च आपका गोवा में है, याद रखेंगे। बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका पौंडुचेरी है। इन दोनों को कंफ्यूज ना करना है। ये जो है गोवा वाला, इसका नाम है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, कहाँ पर? गोवा में। बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस पौंडुचेरी में ही, याद रखेंगे। इसके अलावा कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता के संस्थापक कौन है? जोब चारना कोलकाता के संस्थापक हैं। कोलकाता किन किन को मिलाकर बनाया गया था? सुल्तानाती, गोविंदपुरी और कालीकाता, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर कोलकाता का निर्माण हुआ था। इसके अलावा कोलकाता के कुछ प्रमुख स्थापत्य की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की अगर हम बात करें, ये आपका कोलकाता में, याद रखेंगे। इसके वास्तुकार की बात करें तो विलियम इमर्सन, इंपॉर्टेंट है। विलियम इमर्सन जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार हैं। इसको कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसे किस कंपनी ने बनाया? तो मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने बनाया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस समय वायसराय कौन थे? तो ये कर्जन की परिकल्पना, किस वायसराय की ये परिकल्पना थी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया जाए? तो ये कर्जन की परिकल्पना थी, याद रखेंगे। इसका निर्माण 4 जनवरी 1906 को हुआ और जॉर्ज पंचम द्वारा कराया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा मेटकॉफ हॉल कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटकॉफ हॉल आपका कोलकाता में है। इसके वास्तुकार पूछे जाए तो C.K. रॉबिन्सन मेटकॉफ हॉल के वास्तुकार है, याद रखेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट बना आपका 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाईकोर्ट बना। इसके वास्तुकार की अगर हम बात करें तो वाल्टर ग्रानविले, ठीक है, वाल्टर ग्रानविले इसके वास्तुकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली बिल्डिंग क्या है? राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है? कलकत्ता में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। तो राइटर्स बिल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है? कलकत्ता। इसके वास्तुकार की बात करें तो थॉमस लियोन इसके वास्तुकार हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज आप जानते हैं कहाँ पर है? ये आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की अगस्त 1800 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो रिचर्ड बेलेजी, ठीक है, रिचर्ड बेलेजली इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ठीक है, तो ये आपका आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति द्वारा इसका निर्धारित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति करती है। गन्ना की अगर हम बात करें तो गन्ने से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं? गन्ना आपका किस प्रकार की फसल है? ये आपका उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है, ये पूछा जाता है। तो उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय फसल है आपकी गन्ना। गन्ना के उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए तापमान होना चाहिए। इसके अलावा वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो 75 से लेकर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर ही होगा। वार्षिक वर्षा की बात कर रहा है, नहीं होगा, ठीक है। औसत वर्षा की नहीं बात करें
वार्षिक वर्षा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए पाला हानिकारक होता है। ठीक है, ये बिंदु याद रखेंगे। गन्ना का प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? गन्ना का प्रजनन संस्थान 1912 में बनाया गया था, कोयम्बटूर तमिलनाडु में बनाया गया था। ठीक है, अगर हम गन्ना का वर्तमान एमएसपी की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 355 रुपये प्रति कुंटल आपका एमएसपी है, याद रखेंगे। इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयोगी होगी? तो गन्ना उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी या काली मिट्टी अधिक उपयोगी होती है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, गन्ना आपकी एक कैश क्रॉप है, यानी कि नगदी फसल है, याद रखेंगे। सर्वाधिक सिंचित फसल, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? आपकी गन्ना है, याद रखेंगे। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है। पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो देश की अगर हम बात करें तो गन्ना उत्पादन में पहला देश है आपका ब्राजील, जबकि अपना भारत दूसरे नंबर पर है। गन्ना का साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, सैकरम ऑफिसिनारस, सैकरम ऑफिसिनारस इसका साइंटिफिक नेम है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? गन्ना से रिलेटेड यही पॉइंट बनते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, ये आपका काम करने का अधिकार देता है, श्रम। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें, ये कब आया एक्ट? ये वर्ष 2005 में आया, 7 सितंबर 2005 को। ये कितने दिनों की गारंटी देता है? कम से कम 100 दिन का रोजगार ग्रामीण परिवार को मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्रांतियां, इनको डिस्कस करते हैं। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है मोस्टली क्रांतियों के बारे में। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन से है, इसलिए तो आपका दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड ऑपरेशन फ्लड भी आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, कोको उत्पादन का संबंध आपका भूरी क्रांति से है। परामनी क्रांति की बात करें तो भिंडी उत्पादन में आपका परामनी क्रांति है। रजत रेशा क्रांति, इंपॉर्टेंट है, रजत रेशा क्रांति आपका कपास उत्पादन से। कपास को हम व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, व्हाइट गोल्ड। इसके अलावा रजत क्रांति, देखो रजत रेशा क्रांति, कपास आपके रेशे टाइप से होते हैं, फाइबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कपास उत्पादन से। जबकि रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से आपका रजत क्रांति का संबंध है। बादामी क्रांति इंपॉर्टेंट है, मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति की अगर हम बात करें तो फल उत्पादन और शहद उत्पादन आपका किससे संबंधित है? फल उत्पादन और शहद उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आप जानते हैं कि झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। हरित सोना आप जानते हैं कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है, तो हरित सोना आपका बांस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति आपका जूट उत्पादन से है, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, IRDA इरडा, ठीक है, इरडा का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में। इरडा की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आई से आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा की फुल फॉर्म है। इरडा की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है, तो अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई। एक्ट की अगर हम बात करें तो 1999 एक्ट के तहत। ये किस कमेटी की सिफारिश से इरडा का स्थापना हुई, ये याद रखेंगे। मल्होत्रा कमेटी जो 1993 में गठित हुई थी, इसकी सिफारिश पर इरडा की स्थापना की गई, याद रखेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में और क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, ये याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आपका हैदराबाद। इक्री सेट आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद में आपको गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, पैगाह का मकबरा, कुतुब शाही मकबरा और सलार जंग म्यूजियम इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा डिपोजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो डिपोजिटरी संस्थान पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में आपका था नाबार्ड।
नाबार्ड आपका डिपोजिटरी संस्थान नहीं है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना पूछी जाती है तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में। ये जमा नहीं लेता है, ये ऋण देता है। किन को देता है? कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। तो कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था आपसे पूछा जाए तो नाबार्ड बताएंगे। ये किस एक्ट के तहत हुई? तो 1981 के एक्ट के तहत नाबार्ड की स्थापना है। किस सिफारिश से हुई? ये पूछा जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश से? तो बी शिवारमन कमेटी की सिफारिश से हुई। इस कमेटी को क्राफी कार्ड कमेटी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये कमेटी कब गठित हुई थी? 30 मार्च 1979 को ये कमेटी गठित हुई थी। बी शिवारमन कमेटी। क्लियर है? वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन की अगर बात करें तो मिस्टर सांझी के भी इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। बाकी इंडिया में मुख्य 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट हैं, याद रखेंगे। भारत में कितने डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट है? मुख्यतः 2 हैं। ये दोनों ही सेबी के अंडर में काम करते हैं। एक आपका एनएसडीएल। एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो 1996 में गठित हुआ। दूसरा है आपका सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, 1999 को गठित हुआ। इसके अलावा आपका लोन एसोसिएशन, कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट ऑफ कॉरपोरेशन सोसाइटीज, ये क्या है? ये भी आपके डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है और 6 महीने के बाद उसे किसी न किसी सदन में किसी न किसी की उसको चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर नहीं करता तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये बात कब कही गई? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा गया था कि किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। इसके अलावा कई और स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके हाईकोर्ट किसी अदर राज्य के हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें लक्षद्वीप आपका केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, याद रखेंगे लक्षद्वीप की। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ये आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव ये आपके मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिसंबर 1992 को पारित किया गया था। अगर हम 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये लागू कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये याद रखेंगे। ठीक है। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। इस 73 संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय अपने संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें आपको पंचायत का जिक्र किया गया। पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक वर्णन किया गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें आपके पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें 74वां संविधान संशोधन, ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। ये ईयर डेट याद रखेंगे, 1 जून 1993। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया और जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया। नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक वर्णन किया गया है नगर पालिकाओं का। इस 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष
1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो 1928 में आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस नेहरू रिपोर्ट को अधिकारों का बिल भी कहा जाता है, बिल ऑफ राइट कहा जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट या अधिकारों का बिल, बिल ऑफ राइट्स 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू समिति से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं? ये जो समिति है, ये पूछा जा सकता है कि कितने सदस्यीय समिति थी? अर्थात तो कहने का मतलब ये है कि मोतीलाल नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 8 सदस्य थे। इस समिति का गठन की अगर हम बात करें तो मई 1928 में इसका गठन हुआ था। इन 8 सदस्यों में इसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अन्य 7 सदस्य कौन थे ये ज़रूरी है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा इस सदस्य नहीं था, तो कुल मिलाकर याद रखेंगे। तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य थे। एमएस रैने इसके सदस्य थे। मंगल सिंह सदस्य थे। अली इमाम सदस्य थे। जीआर प्रधान इसके सदस्य थे और शोएब कुरैशी इसके सदस्य थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? ठीक है, कोलाइडी एक विलयन होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका सोल प्रकार का कोलाइडी विलयन है। सोल में क्या होता है कि द्रव आपका विलायक होता है और ठोस जो होता है वो विलेय होता है। जब आपका विलायक द्रव हो और विलेय आपका ठोस हो तो इस प्रकार का विलयन जो होता है वो सोल कोलाइड विलयन होता है। इसके अलावा इस टाइप से और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो दूध आपका पायस यानी कि इमल्सन टाइप का एक कोलाइडी विलयन है। पायस किस प्रकार का होता है? ये द्रव और द्रव का एक विलयन होता है। तेल में पानी का मिलाना भी आपका एक पायस है। जेली आपका ठोस और द्रव का विलयन होता है, जैसे कि पनीर आपका जेली होता है, मक्खन आपका जेली होता है, फलों का जो जेली होता है वो आपका एक जेली होता है। ठोस एरोसोल की अगर हम बात करें तो ठोस एरोसोल में गैस आपका विलायक होता है, जबकि ठोस आपका विलेय होता है। धुआं आपका क्या है? ठोस एरोसोल का उदाहरण है। द्रव एरोसोल की अगर हम बात करें तो विलायक आपका गैस होता है, जबकि विलय आपका द्रव होता है। कोहरा, धुंध और बादल आपका द्रव एरोसोल है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, MgOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ये इसका इस्तेमाल जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा, शीरा से चीनी का निष्कर्षण, शीरा से चीनी का निकालना आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है या जाम कर देता है या नष्ट कर देता है? ठीक है, तो मैथेनोल मैथेनॉल मैथेनॉल एक जहरीला कार्बनिक यौगिक है, इसको याद रखेंगे, जिसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH3OH। इस मैथेनॉल को हम वुड ऑफ स्पिरिट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जाता है। तो वुड ऑफ स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को कहा जाता है। ये जब मेथेनॉल हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये जब ये यकृत में यह क्या होता है, डिवाइड हो जाता है फॉर्मिक एसिड में और फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, जब मेथेनॉल हमारे लिवर में पहुंचता है तो ये फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में विभाजित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, जो मूल कोशिका होती है, मूल कोशिका को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, को नष्ट कर देता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? कोशिका का जीवित भाग आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा आंतरिक सौरमंडल है उसका एकमात्र बौना ग्रह की अगर हम बात करें तो सेरेस आपका एक बौना ग्रह जो आंतरिक सौरमंडल का एक भाग है। इसके अलावा सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। तो ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ा या सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? आपका सेरेस है, याद रखेंगे। इसके अलावा बौना ग्रह की अगर हम बात करें तो प्लूटो आपका एक बौना ग्रह है, एरिस आपका बौना ग्रह है, होमिया आपका बौना ग्रह और मैक आपका बौना ग्रह और आपका सेरेस। पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन सा बौना ग्रह है या नहीं है?
तो ये इंपॉर्टेंट 5 हैं, याद रखेंगे, प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मैकमैक और सेरेस। अगर हम प्लूटो की डिस्कस करें तो प्लूटो पहले हमारा क्या था, एक ग्रह था, 9वां ग्रह था प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाउड टॉम बैक द्वारा की गई, ठीक है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाउड टॉम बैक द्वारा की गई। 2006 में इसको बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। ये हमारे सौर मंडल की जो कूपर बेल्ट होती है, ठीक, कूपर बेल्ट की सबसे बड़ी संरचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, ग्रहों के बाद एक बेल्ट होती है, इसे धीरे धीरे जो बौने ग्रह होते हैं, उस बेल्ट का सबसे बड़ा संरचना जो है वो आपका कूपर बेल्ट की सबसे बड़ी संरचना प्लूटो है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंतिम प्रश्न, बिछुआ या जिसे हम नेटल की पत्तियों की के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथनोइक अम्ल मौजूद होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेटल में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। स्टडी 4 AM करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हम जो पीडीएफ देंगे वो 1 दिन बाद देंगे, ठीक है। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, आप जितने भी सेट कराएँगे आप वो करते जाएँ। आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अच्छा खासा स्कोर आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।